Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to continue with BGC 105, Block 2, The Scarlet Letter, which is written by Nathaniel Hawthorne. And we are going to discuss Unit 2 today, and the name is The Scarlet Letter Characterization. So here we have our topics. So if we'll talk about our topic, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे टोटल 5 टॉपिक्स है एंड द फर्स्ट वन हैव सब टॉपिक्स एंड मैं ये बता दूँ कि ये वाला जो हमारा यूनिट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ओके. So now let's start with the first topic which is characters as symbols. तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ symbols दिए हुए हैं like science, art, religion, nature. तो इससे हम हमारे जो हमारा novel है द स्कारलेट लेटर उसके कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे. ओके तो साइंस सबसे पहले आ जाता है. तो साइंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? चिलिंगवर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो चिलिंगवर्थ इज डिपिक्टेड एज अ साइंटिस्ट, someone highly devoted to studying various aspects of life. He initially settles in a Puritan environment, aligning with its rigid values. However, he gradually becomes a representation of evil, showing signs of malice and vengeance. तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि चिलिंग वर्ड जो है यहाँ पे एज साइंटिस्ट से डिपिक्ट किया गया है. अब आप यहाँ देखोगे तो उसे डॉक्टर की तरह भी दिखाया गया है जब वो डैम्सडेल का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, स्टोरी में दिखाया जाएगा. और फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, लाइफ के एस्पेक्ट्स को वो स्टडी कर रहा होता है. ठीक है, जैसे हर्ब्स को ढूंढना, कैसे लोगों की जान बच सकती है और भी बहुत सारी चीजें. और ये जो है इनिशियली ये पुरातन एनवायरनमेंट में का था, तो इसका कुछ रिजिड वैल्यूज था. मगर ये जो है एज अ एविल हमें देखने को मिलता है, एंटागोनिस्ट देखने को मिलता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है. हाउथॉर्न डिस्क्राइब्स हिम एज अ माइनर. हाउथॉर्न जो है वो चिलिंगवर्थ को एज अ माइनर डिस्क्राइब कर रहा होता है, कर रहे होते हैं. persistently searching for gold in Hester's and Dymesdale Hut. अब यहाँ पे गोल्ड क्या बता रहा है? गोल्ड का मतलब ट्रूथ होता है यहाँ पे. ठीक है, ट्रूथ कैसे कि वो लोग सच बताना, आई मीन से जो चिलिंगवर्थ है वो सच निकलवाना चाह रहा है कि डाइमस्टेल और जो हेस्टर है उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था. ठीक है, ये बात क्लियर नहीं होती, ये लास्ट में पता चलता है जब डाइमस्टेल खुद बताता है. तो यही चीज जो है वो चिलिंगवर्थ जानना चाह रहा होता है डाइमस्टेल और हेस्टर से, which symbolizes relentless pursuit of hidden truth. He is also described as a treasure seeker in a dark cave. जिस तरह से वो सच जानने की कोशिश में होता है डैम्स्टेल और हेस्टर से, इस तरह से उसको ट्रेजर सीकर कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से ये जो चीज थी, ये जो बात थी कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और जो पर्ल है वो डैम्स्टेल और हेस्टर की डॉटर है, एक तरह का एक ट्रेजर था, एक छुपा हुआ राज था जो कि चिलिंगवर्थ सामने लाना चाह रहा होता है. ठीक है, ओके. His meticulous approach makes him appear mechanical, like he is dismantling emotions and breaking them down into parts. अब देखो ऑर्गेनिकल और मैकेनिकल हमें देखने को मिलेगा आगे. तो यहाँ पे देखो हमें एक एग्जांपल मिल गया कि चिलिंगवर्थ यहाँ पे एज अ मैकेनिकल एस्पेक्ट दिखाया गया है. क्यों? कि जिस तरह से वो डैम्सेल और हेस्टर के इमोशंस के साथ खेल रहा था, उन्हें ब्रेक डाउन करके सच्चाई का पता लगा रहा था, वो डाइमस्टेल को गिल्टी फील करवा रहा था. तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि मैकेनिकल एस्पेक्ट की तरह देखने को मिला है. नेक्स्ट इज आर्ट. तो ये जो नेक्स्ट सिंबल है आर्ट, ये मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है हेस्टर को. हेस्टर स्टैंड्स आउट थ्रू हर आर्टिस्ट्री एंड इमोशनल डेप्थ. Throughout the first 8 chapters, there are 6 instances where she appears almost petrified or marble-like. अगर आप ये चीज ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको मार्बल लाइक, पेट्रीफाइड, ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे. वो सब आपके हेस्टर के लिए यूज किए गए हैं. ठीक है, मेनली हेस्टर क्या होती है? इमोशनल पर्सन होती है, ऊपर से वो एक आर्टिस्ट की तरह होती है. उसे जो ए लेटर पहनाया जाता है उसको बहुत सुंदर से वो एम्ब्रॉयड कराती है अपने ड्रेस पे, बहुत अच्छे से लगाती है, उसे पहनती है उस ड्रेस को. तो यहाँ देख रहे हो कि एक तरह से आर्टिस्टिक चीज हमें देखने को मिल रही है हेस्टर के अंदर. ओके, चिलिंगवर्थ यूजेस वर्ड्स लाइक कोल्ड एंड मार्बल पैसिवनेस. मेनली जो चिलिंगवर्थ है हमारा, जो हेस्टर का हस्बैंड होता है,
वो हेस्टर को एज अ मार्वल पैसिवनेस की तरह या कोल्ड चीज की तरह डिपिक्ट कर रहा होता है, जो कि एक तरह से हेस्टर को लाइफलेस चीज बना देती है. Despite his attempts, however, Hester remains a character driven by emotion and passion. तो जो चिलिंगवर्थ है, उसके कितने भी मतलब कितना भी उसको बुरा भला बोल दे हेस्टर को, कितना ही वो बोल दे कि तुम में जान ही नहीं है, कोई हार्ट ही नहीं है, तुम बहुत बुरी हो काइंड ऑफ थिंग, हेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. हेस्टर जो है बिल्कुल वो वैसी ही रहती है, इमोशन से और पैशन से जुड़ी हुई, symbolizing resilience in the face of rigidity. She even crafts clothes for Pearl. हाँ, Pearl के लिए वो clothes भी बनाती है. That are richly detailed. मतलब वो काफी beautiful dresses बना रही होती है. जैसे मैंने बताया ना, उस पे जो A लिखा रहता है उसके ड्रेस पे, उसको भी बहुत सुंदर से वो सजा देती है. एम्ब्रॉयडरी का काम करती है वो क्लोथ्स पे, emphasizing her unique imagination. Clear? नेक्स्ट है रिलीजन. तो रिलीजन मेनली आपका डैप्सल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो एक क्लर्जीमैन होता है और उसके अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो क्लर्जीमैन है, उसने अफेयर कर लिया, एक तरह का सिन कर लिया उसने. तो वो खुद में बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, एकदम तूफान सा उठ रहा होता है उसके मन में, उसकी वजह से उसके हार्ट में पेन भी हो रहा होता है. His demeanor reflects purity, yet he suffers from an anguish in his heart, showing signs of deep guilt. ठीक है, समझ लो कि टैम्सल के मन में गिल्ट था और बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा था हार्ट में. और लास्ट में आपको आगे पता चलता है स्टोरी में कि उसका जो हार्ट होता है ना, मतलब हार्ट नहीं, उसका जो स्किन होता है, फ्लैश होता है, हार्ट वाले साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे उसने ए लेटर को जो है बना लिया होता है अपने स्किन के ऊपर. So his holiness brings him a kind of inner radiance, making him a lamp that reflects both his sanctity and his hidden turmoil. क्या दोनों ही तरह से हम इसे देख सकते हैं. नेचर. पर्ल सिंबलाइजेस नेचर. नेचर कैसे सिंबलाइज करेगी? क्योंकि वो एक तरह से सोसाइटल नॉर्म से बाहर बली पली बड़ी है. वो नेचर के साथ दोस्ती करती है, उसके जो नेचर है उसके साथ खेलना हो गया उसका. शी एम्बॉडीज फ्रीडम एंड प्लेज विद एनिमल्स. एनिमल्स के साथ खेलती है. शी ऑफन वेयर्स रेथ ऑफ फ्लावर्स. मतलब होता है ना कि फ्लावर्स वगैरह बच्चे लोग होते हैं ना, कुछ कुछ बना लिया, रिंग्स बना लिया फ्लावर का, क्राउन बना लिया. तो वो सब चीज करके वो टियारा वगैरह बना के खेलना, ये सब करती थी. हिंटिंग एट हर नेचुरल कनेक्शन. तो इस तरह से ये सारी चीज क्या है, एक तरह का हिंट है कि पर्ल जो है उसका जो है वो नेचर से कुछ कनेक्शन था. अब देखो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईडी, ईगो, सुपर गो. अब यहाँ पे भी कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया गया है. आईडी कौन है? तो पर्ल है. ईगो कौन है? तो डाइम्सडेल है. सुपर गो कौन है? तो वो हेस्टर प्राइने है. ठीक है, हम लोग रीड करेंगे तो उसे पता चलेगा. हर्ट सोल माइंड के बारे में बात करते हैं. तो हर्ट सोल माइंड जो है वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे. ठीक है. तो पर्ल इज ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट एंड इमोशन, सिंबलाइजिंग द आईडी विच इज अनरिफाइंड कोर ऑफ पर्सनैलिटी. आईडी उसको कहा जाता है, वो पर्सनैलिटी को कह सकते हो जो कि मतलब अनफिल्टर्ड हो, मतलब कुछ चीजें उसको सीखी हुई ना हो, वो एक तरह से मतलब जो मन में आए वो कह देना, जो मन में आए वो करना, और बहुत ही इनोसेंस समझ लो. ठीक है. Her actions are spontaneous and impulsive, much like unfiltered desires associated with ID. ठीक है. Dimesdale, दूसरी तरफ Dimesdale की बात करें तो he operates under the ego, following the reality principle. वो reality principle से mainly उसका बेस होता है. He strives to reconcile societal expectation and personal desires. मतलब वो एक तरह से societal expectation और personal desire के बीच में था. Unlike Pearl, he is thoughtful. वो Pearl की तरह नहीं था, unfiltered नहीं था, वो thoughtful था, rational था, चीजों को समझता था. The need for compromise between personal desire and social obligation. क्यों वो समझता था कि personal desire और social obligation इन दोनों को कैसे मैनेज करना है. ठीक है. देखो, पर्ल का क्या है ना कि उसके मन में जो आया वो कह देती थी, जो आया वो कर देती थी. पर डैम्सल का क्या था कि उसके मन में जो आया वो नहीं कर सकता था, वो पर्सनल डिजायर की तरफ नहीं जा सकता था, उसको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ता था. नेक्स्ट है सुपर गो. सुपर गो क्या है? सुपर गो हमारी हेस्टर रिप्रेजेंट कर रही है, एंड हु इज कॉन्स्टेंटली माइंडफुल ऑफ मोरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स. She experiences deep feelings of guilt and remorse, especially concerning her relationship with Dimesdale.
She internalizes the expectations of society, often punishing herself for her transgression. Clear? अब देखो हर्ट सोल और माइंड की बात करें तो हर्ट आपका मेनली हेस्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइजेस, क्योंकि वो इमोशन है, कंपैशनेट है, एंड लोगों की टुवर्ड्स उसकी एम्पैथी, लोग उसे कितना भी बुरा ट्रीट करे बट वो लोगों के लिए सिंपैथी रखती है, एम्पैथी रखती है, उनकी हेल्प करती है, एंड डिजायर टू हेल्प अदर्स, वही उनकी हेल्प करने की डिजायर रखती है, कॉन्ट्रास्टिंग विद द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल स्ट्रगल्स ऑफ टाइम स्टिल। ठीक है, टाइम स्टिल की बात करें तो ये सोल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जहाँ पे ये एक बर्डन रख रहा होता है अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट का, गिल्ट जो होता है उसके अंदर उसका, कि उसने एक बहुत बड़ा सिन किया है अफेयर में जाकर हेस्टर के साथ। चिलिंग वर्ड की बात करें तो वो यहाँ पे माइंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। His cold, calculating, scheming nature revealed in a gruesome manner in his attempt to analyze and the set time still indicates clearly that he stands for the mind। ठीक है, किस तरह से वो टाइम स्टेल से सच निकलवाने की कोशिश कर रहा था, किस किस तरह के स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, तो ये चीज आप समझ सकते हो चिलिंग व्हाट माइंड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे सो दैट कि आप अपने आंसर में इंक्लूड कर पाओ। देखो, आपके आंसर में क्वेश्चन में आता है कि कैरेक्टर स्केच करना है हेस्टर का, तो आप ये तो बता दोगे स्टोरी में उसका क्या क्या रोल था, बट उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी तो कुछ बताओगे ना। तो समझ लो उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें इन कैरेक्टर्स को इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हेस्टर इज पोर्ट्रेड एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हु एक्सप्रेसेस हर इंडिविजुअलिटी। क्या है यहाँ पे, हेस्टर को एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह दिखाया गया है। She courageously wears the scarlet letter A, symbolizing her sin. हेस्टर जो है वो बहुत ही करेज के साथ अपना स्कारलेट लेटर ए, उसको इनफैक्ट उसने बहुत सुंदर से सजाया भी था, एम्ब्रॉयडरी की थी उसने उस पर, विदाउट अटेम्प्टिंग टू हाइड इट, मतलब उसको एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ तरह का गिल्ट टाइप का नहीं था उसमें। दिस एक्ट शोज हर एक्सेप्टेंस ऑफ हर मिस्टेक्स, यानी कि मतलब गिल्ट तो था बट कह सकते हो कि उसने एक तरह से अपनी गलती मान ली थी कि हाँ मैंने गलती की है, एंड हर विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम देम, और वो चाहती थी कि वो अपनी गलती से कुछ सीखे, तो वो उस तरह उसकी जो पनिशमेंट थी उसको बहुत ही मतलब वो फॉलो कर रही थी, इतना समझ लो। ओवर टाइम सॉरी शी गेन्स रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी फॉर हर चैरिटेबल डीड्स एंड सपोर्ट फॉर ऑफ दोज इन नीड। मतलब हेस्टर को स्टार्टिंग में तो सब हेट कर रहे थे कि उसने बहुत बड़ा सिन किया है, बट हेस्टर इतनी ज्यादा बिनोलोवेंट थी ना, इतनी ज्यादा वो मतलब उसका जो नेचर था काफी ब्लिसफुल था, एज वेल एज शी वॉज रियली जेनरस, benevolent। तो इस वजह से क्या था ना कि वो लोग उसको पसंद करने लगे। ठीक है, although her sin makes her, she eventually uses it to grow and become a better person। ठीक है, her kindness and care for others slowly transform how people see her। ये तो मैंने बता दिया, उसका जेनरसिटी, उसका केयर, लोगों का जो नजरिया था हेस्टर के टुवर्ड्स उसको चेंज कर देता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सिंबल ऑफ शेम, हेस्टर बिकम्स समवन द कम्युनिटी एडमायर्स। तो हेस्टर पहले तो एक शेम की तरह, मतलब एक सेम की एक सिंबल की तरह देखी जाती थी, जो सेम की सिंबल हो, जो गिल्ट की सिंबल हो, बट अब जिस तरह से वो लोगों के साथ रहने लगी, अपनी काइंडनेस दिखाया, जेनरोसिटी दिखाई, उस वजह से जो कम्युनिटी है उसे एडमायर करने लगती है। Despite her struggles, she never loses her inner strength and love for Pearl। तो हेस्टर ने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे बट कभी भी उसने उस चीज का गुस्सा अपनी डॉटर पर्ल पे कभी नहीं निकाला, है ना। उसने अपना जो इनर स्ट्रेंथ है वो कभी नहीं खोया, पर्ल के लिए जो लव है वो कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से पर्ल की वजह से ही उसे ये पनिशमेंट मिली थी ना। गलती तो हेस्टर की थी बट पर्ल के सामने आने के बाद ही तो ये सब चीज स्टार्ट हुआ। स्कारलेट लेटर ए eventually shifts from a mark of disgrace to a symbol of a resilience। क्लियर? डैमसेल की तरफ पढ़ते हैं तो डैमसेल के कैरेक्टर की बात करें तो he struggles deeply with his hidden guilt and the burden of keeping his sin a secret। बस इतना समझ लो कि डैमसेल जो है ना, पूरे प्ले में मतलब सिर्फ और सिर्फ गिल्ट ही उसको दिखाया गया कि वो बहुत ही ज्यादा उसका हिडन गिल्ट है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है,
बाहर की सोसाइटी और अंदर इनर जो डिजायर्स है उसके बीच में वो दबा हुआ है। वो चाहता है कि वो हेस्टर के पास चला जाए, बट वो नहीं जा सकता सोसाइटी की वजह से, क्योंकि वो एक क्लर्जी मैन होता है और उसने एक सिन किया है। बस यही आपका प्ले में डैमसेल का करेक्टर होता है, और लास्ट में जाके वो सच बता देता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। His role as a minister makes it even harder for him, as he constantly feels the pressure of maintaining his holy image while hiding his transgressions. The weight of his guilt causes him great inner turmoil. मतलब उसको अंदर ही अंदर, कहते हो ना, अंदर से वो काफी ज्यादा मतलब वीक हो गया था, impacting both his physical and mental health. इतना गिल्ट था उसके अंदर कि उसको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से प्रॉब्लम हुई थी। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो चुकी थी। Instead of openly admitting his sins like Hester, Dempsey choose to keep them hidden. Sorry, my tongue is twisting today. ओके, सो जो हेस्टर है वो अपना सिन एडमिट करती है, सामने आ जाती है वो, बट डैनस्टल जो है वो उस चीज को छुपा रहा होता है कि उसने कुछ गिल्ट किया है, क्योंकि वो एक मिनिस्टर होता है, एक क्लर्जीमैन होता है, विच लीड्स टू सेवर सेल्फ पनिशमेंट। तो एक तरह से खुद को पनिशमेंट दे रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि उसने अपने चेस्ट पे जो है ए बना लिया था नाइफ से कट करके। His guilt is evident in his sermons, where he speaks passionately about the consequences of sin. He longs for forgiveness but is trapped by fear of public shame. ठीक है, मतलब वो चाह रहा था कि वो हेस्टर के पास जाए, उसके साथ रहे, अपनी डॉटर के साथ रहे, बट पब्लिक शेम की वजह से, कि लोग उसे बुरा कहेंगे, उसे कहेंगे कि तुमने सिन किया है, उसे भी जो है एक तरह से मतलब गिल्ट, गिल्ट तो था वो, बट सामने आ जाएगा तो लोग उसका डिसरिस्पेक्ट करने लगे, इस तरह के डर थे उसके दिमाग में। In the end, Amstel's guilt consumes him, highlighting the destructive nature of concealed sins. ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि डैमस्टेल के गिल्ट ने उसको जो है उसके डेथ का रीजन बन गया। अब चिलिंगवॉर्थ के कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये एंटागोनिस्ट है, बट कहा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये इस प्ले का। Roger Chillingworth is one of the main characters in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter. He is Hester Prynne's estranged husband, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हस्बैंड होता है हेस्टर प्राइनी का, who arrives in the Puritan settlement after Hester has been publicly shamed for committing adultery. ठीक है, तो जिस टाइम पे आप जब प्ले पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हेस्टर को जो है वहां पे जब पब्लिकली उसको पनिश किया जा रहा था, उस टाइम पे चिलिंग वॉर्थ का एंट्री होता है प्ले में। काफी स्टार्टिंग में ये चीज दिखाई जाती है। चिलिंग वॉर्थ इज इनिशियली पोर्ट्रेड एज अ लर्न स्कॉलर। तो एज अ चिलिंगवॉर्थ की बात करें तो उसको एज अ लर्न स्कॉलर पोर्ट्रे किया जाता है। सबसे पहले तो एक डॉक्टर की तरह बताया जाता है उसे, हु इज काम एंड सीमिंगली रेशनल। हाउएवर, जैसे ही नोवेल हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, चिलिंगवॉर्थ का डार्क कैरेक्टर सामने आने लगता है, जो कि उसके वेंजफुल को जो नेचर है, जो वेंजफुल, जो उसका रिवेंज वाला जो साइड है, वो रिवेल करता है, एन ऑब्सेसिव साइड दैट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू अ सिंबल ऑफ एविल। रॉजर चिलिंगवॉर्थ की बात करें तो ही इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक लर्न्ड स्कॉलर से एक वेंजफुल, एक रिवेंज वाला पर्सन बन जाता है, ऑलमोस्ट डेमोनिक फिगर बन जाता है वो। illustrates Hawthorne's warning about the dangers of revenge. मैं आपको ये बता दूं कि चिलिंगवर्थ अपना रिवेंज लेने के बाद जब डेम्पस्टर का डेथ हो जाता है, जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है, तो चिलिंगवर्थ का भी डेथ हो जाता है। Hawthorne is warning about dangers of revenge and hatred. ठीक है, समझ गए चिलिंगवर्थ क्या है? एक तरह से रिवेंज का एक तरह से डेंजर होता है उन लोगों के लिए, एक तरह से हेट्रेड दिखाता है चिलिंगवर्थ। Through Chillingworth, the novel explores how an all-consuming desire for retribution can destroy a person's humanity and lead to their ultimate downfall. तो चिलिंगवर्थ का जैसे मैंने बताया लास्ट में डेथ हो जाता है, बट देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जिस तरह से ये नोवेल आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि ये जो चिलिंग वॉट का उसके अंदर जो ये यू नो रिवेंज वाली चीज है वो बढ़ने लगती है, और किस तरह से यहाँ पे हॉथॉर्न ने हमारे जो राइटर है, जो नोवेलिस्ट है, उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से एक ह्यूमन की ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है जब वो एक तरह से रिवेंज की तरफ बढ़ता है, और एक तरह से ये जो रिवेंज वाली चीज है वो उसे अल्टीमेट डाउनफॉल फॉल की तरफ
ले जाती है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन कैरेक्टर इज पर्ल. तो पर्ल की अगर बात करें तो नेथनियल हाथॉर्ने का जो नोवेल है द स्कारलेट लेटर, इसमें पर्ल का भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है. ये एक सिंबॉलिक कैरेक्टर भी है, एम्बॉडिंग द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ हेस्टर प्राइनियस सिन एंड पैशन. एक तरह से हेस्टर प्राइनी का जो सिंबल है सिन का, वो पर्ल ही होती है ना. शी इज द डॉटर ऑफ हेस्टर एंड आर्थर डैम्स्टेल, ये आपको पता होगा. बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब मैंने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था इसे, तो आपको ये पता होगा कि हेस्टर और डैम्स्टेल की जो डॉटर वो पर्ल है. ठीक है, वेडलॉक में इसका बर्थ होता है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एडल्ट्रस रिलेशनशिप. पर्ल्स कैरेक्टर इज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक. देखो ये हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया हुआ ना कि ये जो कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्स भी है और सिंबॉलिक भी है, जो बहुत सारे जो थीम है उसे रिप्रेजेंट करती है, जैसे सिन, नेचर, आइडेंटिटी. क्योंकि देखो पर्ल के फादर का कुछ पता नहीं था नोवेल में, है ना, एकदम लास्ट में पता चलता है. जब पता नहीं था तो मतलब पर्ल की भी एक तरह से बोलते हैं ना कि फादर से आइडेंटिटी होती है उसके डॉटर की, सन की, जिसकी भी हो. तो एक तरह से पर्ल के पास उस टाइप की आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि हेस्टर ने ये रिवील किया ही नहीं था कि पर्ल के फादर कौन है. She is richly layered character, serving as a symbol of both the consequences of sin and the potential for redemption. Through her, Hawthorne explores themes of guilt, innocence, and the possibility of spiritual growth. ठीक है, पर्ल का कैरेक्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लो क्या पता गलती से एग्जाम में आ जाए, है ना. और आगे भी आप अपने अगर आंसर्स में चाहोगे तो इंक्लूड कर पाओगे, अपना आंसर इलैबोरेट कर पाओगे ऑफ कोर्स. तो देखो इसके साथ हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट, आई मीन टू से यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया. ओके फाइन, सो हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिट 3 in our next class. So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.